नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096906530897806089045 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन जो आपका 2022 का होने वाला है उसके लिए लगातार पेड क्विज़ेस हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस। सारे वीडियोस जितने भी पिछले हैं नीचे प्लेलिस्ट में भी होंगे, आपने अगर नहीं देखे अब तक तो प्लीज़ देख लीजिए। हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है आपसे कि ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है भारत में। तो देखिए, अभी भी हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे ऑयल, पेट्रोल, ये सब है ना, तो तमाम तरह के जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है उसमें, दूसरे देशों पे हम निर्भर हैं। तो इन सब जो है चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि हम जो है आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक यानी कि 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाएंगे। ठीक। हाल ही में महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल जो है किस संस्थान ने शुरू किया है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये भारतीय विमानपत्तन वाला है ना, इन्होंने इसको शुरू किया है अवसर इनिशिएटिव को, जिसमें कि कुछ एयरपोर्ट्स पे ऐसा डिस्प्ले वगैरह किया जाएगा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनका जो और संवर्धन हो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी जो है नहीं है। तो वेलोसिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये सब तो सदिश हैं। वॉल्यूम यानी आयतन हमारा अदिश राशि होता है। एक खगोलीय मात्रक के औसत दूरी है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो जो खगोलीय ये मात्रक जो हमारा ये दूरी मानते हैं, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट हुआ। जूल किसकी इकाई है। ठीक है, तो जूल जो होती है एसआई यूनिट में आप देखेंगे तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी और कार्य यानी कि जो ये वर्क होता है, ठीक है, इनकी यूनिट होती है। वोल्ट इसमें से किसका मात्रक है। ठीक है, तो एसआई यूनिट में इसको भी देखेंगे तो जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर, इसकी इकाई होता है। ठीक, वोल्ट। सर आइजक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन जो है किस वर्ष में हुआ है। तो प्रिंसिपिया पुस्तक जो आइजक न्यूटन ने लिखी है, इसमें बेसिकली जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप पढ़ते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ पढ़ते हैं, तो इन सब के बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी गई है। लैटिन भाषा में लिखी गई थी ये पुस्तक, और ये जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुई 1687 एडी में। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के 3 लॉज जो है बेसिक, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। तो जो गति का प्रथम नियम है इसको ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है आपको पता ही होगा कि अगर जैसे कोई बॉडी है, या तो वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर वो किसी सीधी रेखा में गति कर रही है कांस्टेंट स्पीड पे तो वो गति करती रहेगी, और तब तक गति करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल उस पर लगाया नहीं जाता है। ठीक है, और यही जो रेस्ट में रहेगी उस पर भी यही कंडीशन है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी। तो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक न्यूटन किसके बराबर होता है ये बताना है। ठीक है, तो एसआई यूनिट में जैसे कुछ चीज़ों को नापने के लिए हम न्यूटन यूनिट का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार जो हमारा एक यूनिट का सिस्टम होता है सीजीएस, ठीक है, इसको आप जानते होंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला। तो इसमें यहीं पे इसको जो है एक न्यूटन को बोलते हैं डाइन, है ना, डाइन में यहाँ पे मापते हैं। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरौता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपने ये उत्तोलक या लीवर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो 3 प्रकार के लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास। ठीक है, तो अब सरौता जो सुपारी काटने वाला जो पान मसाला लोग खाते हैं ना, तो सरौता यंत्र आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो सर्च करके देख लीजिएगा इसका फोटो। तो सरौता, इसके अलावा जो स्टेपलर जो हम कागज़ वगैरह में स्टेपल करते हैं, पिन लगाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो ये पेप्सी वगैरह की बॉटल खोलने का ओपनर होता है, ये
अखरोट वगैरह तोड़ने का एक नट क्रैकर आता है, ये सब। तो ये सारे के सारे जो है हमारे सेकंड क्लास लीवर के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट और थर्ड क्लास के कोई एग्जांपल जो आपको पता हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंसुलिन की खोज इसमें से किसने की थी? ठीक है, तो बॉडी में आप इंसुलिन के बारे में जानते होंगे, डायबिटीज से जो संबंधित होता है। तो इसकी डिस्कवरी की थी जो है अराउंड 1921 में कनाडा के एक सर्जन थे, इनका नाम था फ्रेडरिक जी बैंटिंग। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, तो एक तरीके का डेड वॉल्केनो है या कह लीजिए डोरमेंट है, जो एक्टिव नहीं है अब। माउंट पोपा ये स्थित है म्यांमार में। हाल ही में टाटा समूह ने कौन सा सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया? ठीक है, तो आजकल ऑनलाइन सर्विसेज कई प्रकार की जो है ऑफर की जाती हैं अलग अलग कंपनीज के द्वारा। तो उसी के क्रम में एक ये जो है सभी तरीके की सर्विसेज को कंसोलिडेट करने का एक प्रयास किया है टाटा ग्रुप्स में, और इस सुपर एप्लीकेशन का नाम है टाटा न्यू। ठीक है, NEU। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ठीक है, तो जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं या जैसे नींबू हो गया है ना, तो इनमें क्या होता है? विटामिन सी। ठीक, अगला है कि एल्यूमिनियम का अयस्क यानी कि ओर जो है ये इनमें से कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है ये होता है हमारा सबसे कॉमन एल्यूमिनियम का ओर होता है। और देखेंगे तो लगभग 98% के पास जो एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है वो बॉक्साइट बेस ही होता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु इसमें से है? ठीक है, तो देखेंगे हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर तो ये होता है सिल्वर यानी कि चांदी। सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस जो है वो क्या होती है? ठीक, तो ड्राई आइस का उपयोग जो है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए भी यूज किया जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को। और ये होता है बेसिकली हमारा सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सॉलिड CO2। कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो तुंगभद्रा, भीमा और घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब जो नदियां हैं ये सब कृष्णा की सहायक हैं। वराह जो नदी है ये तमिलनाडु की एक रिवर है। ठीक, ये कृष्णा की सहायक नहीं है। महानदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? ठीक, तो नदियों की लंबाई भी याद किया करिए, ये भी पूछा जाता है। जैसे सबसे लंबी नदी हमारी गंगा है जिसकी लंबाई कुल लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक, तो उसी क्रम में महानदी की पूछी जा रही है, तो इसकी लंबाई कुल जो है लगभग 860 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक, तो इसमें हसदेव नदी जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, इसकी गोदावरी की नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शंस देख लीजिए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिपिटक पढ़ते हैं आप बुद्धिज्म के संदर्भ में, तो उसमें से एक है विनय पिटक। तो जो बुद्धिस्ट संघ में ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे, तो इनके लिए अनुशासन के जो नियम है उसका संकलन है विनय पिटक, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको कभी कभी जैसे आपको ये लिखा मिलेगा अनुशासन की टोकरी, ये शब्द भी जो है विनय पिटक के लिए यूज होता है। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो है ये यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक ये मंदिर है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है किस शहर में बनाया जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स बनती थी अभी जैसे पोस्ट ऑफिसेस के लिए और भी जो तमाम तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उसके स्थान पे अब 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक तरीके का 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा बेंगलोर में, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट है। और जो पारंपरिक बिल्डिंग बनती है उसके लगभग 1/4 अमाउंट में ही ये 3D में जो डाकघर बनेगा ये बन जाएगा। और बनाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है L&T, है ना, लार्सन एंड वो टूब्रो वाली जो कंपनी है ये बनाएगी, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में स्मृति वन संग्रहालय का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो स्मृति वन संग्रहालय जो बनाया गया है बेसिकली जो वर्ष 2001 में गुजरात में भूकंप आया था ये भुज के एरिया में, तो वहां के लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में जो है बनाया गया है। तो सी ऑप्शन जो है इसको चूज करेंगे। अगस्त 2022 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जो जयललिता जी थी, तो इनकी मृत्यु के कारणों की जांच के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन इनको सौंप दी है। तो इस आयोग का नाम क्या है? ठीक, तो देखिए वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, तो उनका कुछ ऐसे समझिए कि
संदेहास्पद कारणों में मृत्यु हो गई थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उनको, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो उन्हीं सब कारणों की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसकी अध्यक्ष थी ये अरुमुघा है ना स्वामी, तो इसी के नाम से ये कमीशन है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अभी दी है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अभी अगस्त 2022 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। अगस्त 2022 में किस टेक्नोलॉजिकल कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स के लिए साइबर सुरक्षा अपस्किलिंग कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। तो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया है गूगल ने, ठीक। हाल ही में नीति आयोग ने किस शहर को भारत का सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, यानी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था वर्ष 2018 में, तो उसी के अभी लेटेस्ट के जो ये रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला जो घोषित किया गया है ये उत्तराखंड में हरिद्वार को किया गया है। अगस्त 2022 में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चन ओचा है ना, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको उनके पद से निलंबित किया है। तो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था इनके पोस्ट से, और ये प्राइम मिनिस्टर हैं थाईलैंड के। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी। तो अभी यहाँ पे अनाउंस किया है रशिया ने कि रोसाटॉम कंपनी जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है इसको डेवलप करेगी, जिनकी संख्या है 2 इसमें हंगरी में। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने अपने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं, ठीक है। तो जन धन योजना जो चलाई गई थी इसमें 2014 में 15 अगस्त से, ठीक। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन जो है ये 28 अगस्त से है, और टोटल 8 वर्ष हो गए हैं, ठीक। तो जिसमें ये वही उद्देश्य इसका था ना, जिसमें जीरो बैलेंस के अकाउंट वगैरह काफी मैसिव स्केल पे खोले गए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है उसके अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में अभी चैंपियन से मिलिए पहल जो है आयोजित किया है इन्होंने। तो पूछा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि चैंपियन से मिलिए पहल के अंतर्गत जो है क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो होता है हमारा 29 अगस्त को। डी ऑप्शन जो है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जो 29 अगस्त को हम ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं तो ये हम मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी जो हॉकी के प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी है ना, तो उनके बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ही जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मनाया जाता है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष जो है घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये पहले भी कुछ एग्जाम्स में भी पूछा गया है, हालांकि आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो वर्ष है हमारा ये 2023 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 27 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ये पूरा एक संस्थान है हमारा, तो इन्होंने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो इसका लोकेशन जो है हमको ये बताना है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो ये स्थित है जो है यहाँ नागपुर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 जो है इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे तमिलनाडु की जो सरकार है इन्होंने राज्य में लगभग फुटवियर और चमड़ा के क्षेत्र में लगभग 2250 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए कुल 5 जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन करके ये जो नीति है इसको लागू की है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशन का जो नॉर्दर्न वाला अटलांटिक ओशन का हिस्सा देखते हैं, यहाँ पे इसकी स्थिति है। जॉर्डन और इजराइल के बीच कौन सा सागर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थित है जो देश है दो, ये इजराइल और जॉर्डन, इसके बीच में है डेड सी, मृत सागर, ठीक। देखिए ये जो मैप वाले क्वेश्चन है प्लीज इसको मैप में या फिर आपके पास अगर एटलस हो वहां से देख लेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से तब याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इनको याद करते रहते हैं तो कुछ समय के बाद ये चीजें भूल जाती हैं। तो प्लीज इसको मैप में एक बार जरूर देख लीजिए।
अगला देखिए, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये एंड नहीं होगा, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक ये प्रकाशन है, तो इसको कौन प्रकाशित करता है ये बताना है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से संबंधित फैक्ट्स, फिगर्स और इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो ये ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है, पब्लिकेशन ये प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में या कब हुई थी ये बताना है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में बात हो रही है। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का, जिसकी स्थापना की गई है वर्ष 1984 में। ठीक, ये जो हमारे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र हैं इसके संवर्धन के संबंध में। अगला देखिए, नेफेड जो है किससे संबंधित है, इनमें से किस विषय से। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कि कृषि विपणन से इसका संबंध है। इसका फुल फॉर्म होता है नेफेड का, हम आपको बता देते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को, गांधी जी की जयंती के अवसर पर। और इसका जो वही मेन पर्पज है कि जितने भी भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो भी प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स, तो उनको जो है इसकी जो है मार्केटिंग अच्छी हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग और इन सब चीज़ों को इसमें आगे बढ़ाने के लिए उसको स्थापित किया गया था। ठीक, तो न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर है इसका, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। कृषि उपज के समर्थन मूल्य यानी कि जो ये होता है ना MSP, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह, तो इसका निर्धारण कौन करता है। तो एक कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना, इनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। जो हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं तो उसके बारे में जो जितने भी, जैसे रबी, खरीफ और जायद है, तो उसके क्रॉपिंग सीजन के पहले ये निर्धारित करते हैं और उसके बाद जो फसल के लिए जो पर क्विंटल का रेट है इन सबको इशू किया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था ये बताना है। तो एक संस्थान है KK बिरला फाउंडेशन, ठीक, इनके द्वारा ये पुरस्कार जो है स्थापित किया गया और 1991 से दिया जा रहा था। तो जो पहले विनर थे, बेसिकली जो पोएट्री और ये प्रोज वगैरह के लिटरेरी वर्क्स हैं, इसके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो पहले इसके अवार्डी थे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अभी देखेंगे जो सबसे हमारे रिसेंट विनर है, इनका नाम है राम दरश मिश्रा, ये भी ध्यान रखिएगा। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कालिदास अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट है। और इसको भी ध्यान रखेंगे, तो ये कला के क्षेत्र में जो है इस अवार्ड को दिया जाता है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में। ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है अरेबियन सी का एरिया आप देखते हैं, जो पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है यहाँ पे। तो ग्वादर पोर्ट यहाँ स्थित है ना, पाकिस्तान में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लें और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।